हेलो एवरीवन। आप सभी का आई एग्जाम बी में स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं मिस्टर प्रखर उपाध्याय, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2018 क्लियर किया है। और मैं अपनी तरफ से और आई एग्जाम बी की तरफ से प्रखर का वेलकम करता हूं। प्रखर, आपको बहुत बहुत Thank, बधाई। thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. मैं प्रखर के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रखर ने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं। प्रखर बता सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एग्जाम स्ट्रेटजी रखी, कौन सी किताबें उन्हें हेल्पफुल हुई, कौन सा मटेरियल अलग अलग वेबसाइट से उन्होंने लिया, किस तरीके के मॉक टेस्ट उन्होंने अटेम्प्ट किए, किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट उन्होंने किया फेज 1 और फेज 2 के लिए। तो प्रखर, मैं जानना चाहूंगा कि आप इन सब विषयों को कवर करते हुए क्या आप लोगों को गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्लियर कर पाए। हाँ, तो मेरा यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा है मोस्टली। 2018 के प्रीलिम्स के बाद मैंने स्टार्ट की थी आरबीआई की। एक फ्रेंड ने मेरे को इनफैक्ट बताया था। इसके पहले मैं दे नहीं पाया था क्योंकि हर बार मेरा प्रीलिम्स हो जाता था और मेंस देता था तो टाइम नहीं मिल पाया आरबीआई देने का। बट इस बार एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि ये एग्जाम है, तो प्रीलिम्स के बाद मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। हम्म। तो एप्टीट्यूड ही सबसे बड़ा मुझे लगा कि फेज 1 में जो एलिमिनेशन है वो बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। हम्म। बहुत ही ज्यादा एलिमिनेट हो जाते हैं लोग। तो उसमें मैंने यही रखा कि टेस्ट से ना भागूं। एक जनरल टेंडेंसी रहती है एस्पिरेंट्स की कि टाइम्ड टेस्ट नहीं देते हैं, पढ़ते रहते हैं एप्टीट्यूड जैसी चीज को भी। हाँ। तो उसमें मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप सीधे ही डायरेक्ट हिट करो, आप सीधे ही क्वेश्चंस करो, हो सके तो टाइम्ड फॉर्मेट में करो। उसके बाद जो जो आपकी वीकनेसेस हैं या कोई क्वेश्चंस में ज्यादा समय लग रहा है उसको एनालाइज करो। सेकंड टेस्ट दो, थर्ड टेस्ट दो, फोर्थ टेस्ट दो। और मतलब जो घर में आपके जो मार्क्स आएंगे मोर और लेस वही वहां भी रेप्लिकेट होगा। हम्म। उसके लिए आप कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो थी। इसके लिए केवल एप्टीट्यूड पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो हमेशा ही स्ट्रांग रहेगा था। और जनरल अवेयरनेस के लिए भी ढेर सारी बुकलेट्स आती हैं, वन लाइनर्स आते हैं। जीके टुडे एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद फेज 2 के लिए 3 पोर्शंस हैं, ईएसआई, एफएम और इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इग्नोर होता है वो। इंग्लिश के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि ये मतलब कंटेंट टेस्ट नहीं है कि अब डिमोनेटाइजेशन के ऊपर ऐसे पूछा है तो आप पता नहीं कहाँ का फैक्ट्स दे रहे हो या क्या डेटा दे रहे हो। वो कंटेंट सेकेंडरी है। डेफिनेटली आपका फ्लो और स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये इंग्लिश का टेस्ट है, ये समझना भी जरूरी है। तो उसमें ग्रामर और दूसरा है आपका वर्ड काउंट। ये दोनों काफी ज्यादा पेनाल्टी लगती है अगर इन दोनों में गलतियां होती हैं। और हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लो और स्ट्रक्चर ऑफ योर वो। तो एक ग्रामरली करके ऐप आता है गूगल में, उसमें आप टाइप कर सकते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें टाइम क्रंच भी हो सकता है इंग्लिश वाले टेस्ट में। तो ये हो गया इंग्लिश का। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा टाइप करके एक दो एसेज देख लीजिए ताकि एकदम से नया नहीं लगे मेन एग्जाम में। इसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए मैंने एक कोचिंग का एक छोटा समरी शीट्स आती हैं उसका थोड़ा मटेरियल पढ़ा था। इसके अलावा एग्जाम बी का चंद्र प्रकाश सर का 300 क्वेश्चंस करके थे। तो उसका मैंने इसलिए पूरा अच्छे से पढ़ा क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़िया था। कि जैसे कि अगर मेरे को सरप्राइज हुआ मैं एग्जाम में, अगर आरबीआई ने सरप्राइज किया मेंस एग्जाम में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। और एक्सप्लेनेशन भी सर ने काफी अच्छा दिया था। वो 300 क्वेश्चंस फॉर एफएम, वो काफी फायदा हुआ। उसके बाद में ईएसआई के लिए करंट बेस्ड बहुत ज्यादा होता है। तो आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ें, बजट पढ़ें, बजट की हाइलाइट्स पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो नंबर्स पे खास ध्यान दें। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया था कि पता नहीं कौन सी एक स्कीम थी, शिशु कल्याण योजना ऐसा करके। तो उसमें मतलब जिन जो विमेन का सी सेक्शन होता है तो कितने दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इवन ये क्वेश्चन पूछा था नंबर्स में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिटेल लेवल काफी ज्यादा हो सकता है। और भी कुछ ऑब्सक्योर स्कीम्स आई थी, मैं तो एडवाइस करूंगा कि उसमें पढ़ने से बहुत मतलब नहीं है क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है और हर बार पैटर्न चेंज हो सकता है। बट कुछ पिलर्स हैं बेसिक की, भाई बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है और जनरल अवेयरनेस है जो कि प्रीलिम्स का एक्सटेंशन है थोड़ा सा। गवर्नमेंट स्कीम्स है मेजर। ये इसमें हमारी गलती नहीं होनी चाहिए।
प्रखर आपने ये जो हम्म, बताया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस बात के लिए बहुत ज्यादा, उनका शायद कंसर्न सही भी होगा कि हाँ हाँ, इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और बिल्कुल नई नई गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस होती रहती हैं, बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल कितना उन्हें टाइम देना चाहिए डायनेमिक पार्ट करने के लिए, और क्या स्ट्रेटजी बिल्कुल। रखनी चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समरी शीट्स पढ़ रहे हाँ हैं, वो मंथली बुलेटिन्स पढ़ रहे हैं, और जो बिल्कुल, आपने अभी एग्जांपल दिया कि कई बार बहुत माइनर डिटेल्स भी आ जाती हैं कुछ बहुत स्कीम्स में। माइनर डिटेल्स आती हैं। तो एक तो होता है कि एक मैं कहूंगा कि इट इज नॉट पॉसिबल सिंपली टू कवर ऑल दोज स्कीम्स। हम्म। और ये कहने के बाद नाम भी नहीं सुना था। तो वो कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री के से रिलेटेड था। हम्म। तो उससे रिलेटेड एक स्कीम आई थी। तो मैं कहूंगा कि जो मेजर स्कीम्स हैं जो सभी पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़नी ही है। हम्म। और कभी कभी क्या होता है, कुछ स्कीम्स का नाम चेंज करती हैं गवर्नमेंट्स। अच्छा। 1999 में ग्रामीण स्वरोजगार योजना करके एक कॉम्प्रिहेंशन आया था उससे रिलेटेड। तो उसमें उस स्कीम का नाम पूछा था, पुराना वाला। अच्छा। आज की डेट में उसका 2-3 बार मॉडिफिकेशन करके दूसरा नाम हो गया है। ओके। तो थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एटलीस्ट इतना हम कवर कर पाए। और दूसरा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर स्कीम आ रही है, हाँ। तो उससे ये आपको स्कीम के प्रोविजंस का आइडिया लग जाएगा ब्रॉडली। हम्म। तीसरा जो हेल्प मिल सकती है, मैं सारी ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि व्हेन यू नो नथिंग अबाउट दैट स्कीम हम्म। तो आप कितना कर सकते हैं। हम्म। कॉम्प्रिहेंशन होता है। हम्म। जैसे कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहेंगे मेंस एग्जाम में। हम्म। तो एक कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें लास्ट में एक एसबीटीसी अजीब सी स्कीम आई थी। तो उससे डरना नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़िए। उसमें एक बढ़िया सी एक नीचे लाइन लिखी थी कि 1/3 लोगों को ये प्रोविजंस मिलेंगे और 2/3 को ये मिलेंगे। क्वेश्चन में पूछ दिया कि 200 लोग 150 लोग हैं तो कितने लोगों को क्या 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 मिलेगा। तो ये सब आपको मिस नहीं करना है कि भाई 150 का 1/3 निकाल लो या 2/3 निकाल लो जो भी। तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन को भी ध्यान से पढ़ के अवेयरनेस, एक आध क्वेश्चन उससे भी बन जाते हैं। और बाकी ऑब्सक्योर स्कीम्स में मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कोई उसका एंड नहीं है। तो ऑब्सक्योर स्कीम्स का मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा पर्सनली, उसमें टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा। बट डेफिनेटली जो भी आपके हाथ में है, जो भी इस बार का बजट है इकोनॉमिक सर्वे, एटलीस्ट उतनी स्कीम्स पिक करें, वो भी बहुत होता है। और इसके अलावा कुछ चीजें मुझे जो मेंस एग्जाम के बाद पता चली, तो पहले पता चलती तो मैं वो भी पढ़ता। जैसे कि एक आरबीआई फंक्शंस एंड वर्किंग की बुक है, जो ओके। कि जनवरी 2018 में आरबीआई ने खुद रिलीज करी थी। अच्छा। ये बात मैंने पैनल को भी मेंशन करी, तो उन्हें भी अप्रिशिएट किया इस चीज को कि आप। ओके। तो उसमें क्या है कि क्रिस्प है, क्लैरिटी है और करेक्ट है वो बुक। हम्म। तो वो बुक का पर्पज ही यही था। तो उसमें कुछ कुछ फेमा से रिलेटेड, फेरा से रिलेटेड, जनरल आरबीआई करता क्या, आरबीआई की बैलेंस शीट क्या होती है, हम्म। और ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं जो कि प्री में मेंस में काम आ सकती हैं। हम्म। और इसके अलावा थोड़ा सा ब्रॉडन करें, कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग का अगर मटेरियल सभी लोग कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगली बार कुछ और पैटर्न हो जाए। हाँ। हाँ। अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो हाँ। थोड़ा सा वो करें सब लोग, लेकिन थोड़ा ब्रॉडन भी न्यूज़पेपर के थ्रू या अपने से ही इंटरनेट के थ्रू पैटर्न देख के पेपर्स का जो भी है अवेलेबल कि डेटा पूछ रहा है तो थोड़ा हर जगह उस पे नजर डालते हुए करना है। तो ये मैं एडवाइस करूंगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये जानना चाहूंगा प्रखर, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग बिल्डिंग दिस जनरल हम्म अवेयरनेस, और जो क्वेश्चंस आते हैं ईएसआई और हम्म एफएम में भी, वो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट करंट। लिफ्ट होके आते हैं। हाँ। और जनरल अवेयरनेस में फेज वन में भी वो इम्पोर्टेंट है। श्योर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आप कौन सा पेपर पढ़ते थे, किस तरीके की स्ट्रेटजी आप रखते थे, नोट्स बनाते थे, या क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अबाउट न्यूज़पेपर अच्छा, रीडिंग? मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था पर नोट्स नहीं बना पाया। ओके। बिजनेस स्टैंडर्ड बेस्ट न्यूज़पेपर है इसके लिए। मेरे हिसाब से अच्छा एनालिसिस होता है, अच्छे पॉइंट्स होते हैं। और वो मैं जितना हो सका मैंने वही न्यूज़पेपर फॉलो किया है, एक न्यूज़पेपर। और इसके अलावा द हिंदू कोई पढ़ता है तो वो भी अच्छा है। कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड इज प्रीटी गुड। और डेली कितना टाइम देते थे न्यूज़पेपर के लिए? डेली न्यूज़पेपर के लिए मतलब मेरा सेकेंडरी ही रहता था, मेरे पास टाइम कम रहता था तो मैं पहले कंपाइलेशंस और ये सब खत्म करता था। और ये देखता था कि आज मैं मतलब कितना तैयार हूँ एग्जाम के लिए। हाँ। हाँ। मतलब क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में क्या होता है कि हम लोग 2 घंटा 3 घंटा दे देते हैं और
फैक्ट्स भी याद रहते नहीं है मेन टाइम में। नॉर्मल जनरल रीडिंग रखिए डेली लेवल पे हल्की। मैं 30 40 मिनट्स 45 मिनट्स एक जनरल रीडिंग एक बार कर लीजिए। डेली डेली करेंगे रीडिंग तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। बस मैंने तो इतना ही किया है, हाँ ठीक है, नोट्स नहीं थर्टी बनाए। थर्टी फाइव मिनट्स में भी जो आपने बोला, हाँ, अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं। रेगुलर डेली पढ़िए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, टर्मिनोलॉजीज ब्रेन में चिपक जाती हम्म। हैं धीरे धीरे। तो यस। वो मतलब लॉन्ग टर्म में जब आप इंटरव्यू में भी आंसर्स देंगे वो टर्मिनोलॉजीज का यूज करेंगे, सबकॉन्शियसली आता है वो। तो करेक्ट। अच्छा अच्छा इम्पैक्ट डालता है बहुत। यस, बिल्कुल, एकदम सही। तो एक और पॉइंट आता है, वो आता है आप भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो। ये इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्सिमम लोग जो आज की डेट में आरबीआई, नबार्ड, सीपीटी हाँ का एग्जाम निकाल ले, मोस्ट ऑफ दीज बिल्कुल, आर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स। So you being an engineer, so what was your strategy? How you dealt with finance questions, especially लोग फाइनेंस बोलते हैं कि मैं क्वेश्चंस। फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, I have never studied a balance sheet and I don't know assets, liabilities. So there are miracles on financial ratios. There are questions on bonds, and there are questions on derivative. And sometimes people are getting scared of this. So you can tell कि what was your strategy? कैसे आपने मैनेज किया? नहीं, हाँ मुझे भी इनफैक्ट फाइनेंस में बिल्कुल ही नया डोमेन था मेरा। कभी भी पहले भी एक इलेक्टिव लिया था कॉलेज के टाइम में बहुत पहले, बट उसके अलावा मेरा फाइनेंस से बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन सबसे पहले इस तरह का स्केयर्ड और ये वाला चीज हटाना होगा, क्योंकि फिर लर्निंग नहीं होती। मैंने इन्वेस्टोपीडिया को काफी अच्छे से फॉलो किया है। ओके। क्रिस्प रहता है, क्लियर रहता है, और छोटे छोटे एक्सप्लेनर वीडियोस भी रहते हैं। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है या कुछ भी है तो उसका फॉर्मूला भी रहेगा उसमें। और अच्छी मतलब एग्जाम्पल बेस्ड तरीके से शॉर्ट में, मतलब गागर में सागर वाली बात है ना, हाँ हाँ। तो वो इन्वेस्टोपीडिया में मिलेगा आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के टर्म्स क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। और न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा बहुत मैंने उसी से मेन फॉर्मूला देखा था और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। बैलेंस शीट और दूसरा होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या उसमें आते हैं। तो धीरे धीरे उसमें भी टर्मिनोलॉजी का ही है खेल कि भाई कैपिटल क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या कहलाएगा। एक बार टर्म्स क्लियर हो गई तो फिर बहुत ही सिंपल है। इस बार तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन आया नहीं, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आया था, वो भी मतलब बड़ा ही सिंपल सा था। पिछले साल जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे, तो फिर सब कुछ के लिए तैयार रहना चाहिए। करेक्ट। तो फेज हम्म, 2 के लिए आप फाइनेंस मैनेजमेंट और हम्म, इकोनॉमिक्स के लिए हम्म, कौन सी हम्म, बुक्स आपने ली थी, अच्छा। इसमें कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये जो बल्कि बुक्स आती हैं जो आरबीआई ने भी मेंशन कर रखी हैं वो बिल्कुल अवॉइड करी हैं। मेरे पास टाइम नहीं था और मैं कंफ्यूज जाता हूँ बहुत ज्यादा बल्कि बुक्स में। मैं इंटरनेट में सर्च करना पसंद करता हूँ। तो जैसे एक तो इन्वेस्टोपीडिया मैंने बताया, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का समरी शीट्स आती हैं, वो जरूर पढ़ा था ध्यान से। कोई भी टर्म आप मैनेजमेंट में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ थ्योरी है लीडरशिप की, तो थोड़ा सा विकिपीडिया में जाके अपने से हल्का सा और थोड़ा सा सर्च करें, कोई और टर्म नया मिलता है क्या, कोई डिफरेंस क्या है पार्टिसिपेटिव टाइप में, कंसल्टेटिव टाइप में, डेमोक्रेटिक टाइप में, लेजिस्लेटिव टाइप में। थोड़ा सा ये सब, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस थे, कई लोगों ने गलत किए हैं इस बार भी, तो काफी मतलब डिबेट था। तो थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी लाएं। बाकी इस बार तो सिंपल आया था फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर। What was your say overall time division between the preparation time for phase 1 and phase 2? Approximate idea, because जो लोग initially शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट अभी, so they have this major issue, and sometimes they get too much involved in phase 2 preparation because that develops interest also कि मैं नेशनल इकोनॉमी के बारे में जान रहा हूँ, फाइनेंशियल सिस्टम को लर्न कर रहा हूँ। एंड आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि अगर आपका फेज 1 क्लियर नहीं हो रहा है तो फेज 2 की सारी प्रिपरेशन वेस्ट चली जाएगी। कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू मैनेज दिस प्रिपरेशन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2? फेज 1 के बहुत पहले मैं थोड़ा मैनेजमेंट फाइनेंस इसको थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था। एटलीस्ट अवेयर होता था थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप में कि क्या क्या टर्म्स हैं, जो जो सिलेबस है। हाँ, एक चीज और है जो सिलेबस में मेंशन्ड है कि भाई टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर मेंशन्ड है उसमें, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा कहीं न्यूज मिल रही है या कुछ स्टडी मटेरियल भी आप पढ़ रहे हो तो उसको देखें ध्यान से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फेज 1 का तो क्लियर कट पता चल जाता है पहले आपका लेवल कितना है। आप टेस्ट दीजिए लगातार, बैक टू बैक। केवल आप अपने से मत मान लीजिए कि मेरा ये लेवल है या ऐसा है कि मैं तो कर लूंगा उस एग्जाम के दिन, मेरा वो
डिजास्ट्रस होता है। हाँ तो फेज 1 का तो बिल्कुल क्लियर है, आपको पहले ही पता चल जाएगा एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और ये कैसा है आपका। आप टेस्ट दीजिए, कितने मार्क्स आते हैं वो देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन के लिए अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, सीधी मतलब अच्छा मेमोरी होना चाहिए, बढ़िया टर्म्स उसमें आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ भी घुमाऊ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। कौन सा सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, बैंक को लाइसेंस कौन से सेक्शन में दिया जाता है, आरबीआई एक्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो फेज 1 का तो आप टेस्ट दीजिए, मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो फेज 2 की तैयारी नहीं करनी चाहिए जब तक। कोई मतलब नहीं है, 1 लाख के ऊपर लोग देते हैं, सीधे 2500 लोग बचेंगे। बस यही कहूंगा कि जब तक फेज 1 में श्योरिटी नहीं है तब तक फेज 2 में बहुत ज्यादा मतलब लेकिन ये भी है कि फेज 1 फेज 2 के बीच में टाइम कम रहता है, तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस और इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, बट फेज 1 तो निकालना ही है अल्टीमेटली। यस एग्री। वन लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली कि इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि 50 हाँ मार्क्स का इंटरव्यू है आउट ऑफ 360 श्योर, बहुत मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। एंड इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस कि व्हाट यू डू इन द इंटरव्यू रूम। तो आपने बीच में टच किया कि न्यूज़पेपर पढ़ने से, करंट अफेयर्स की नॉलेज होने से, टर्मिनोलॉजी होने हाँ से आपको इंटरव्यू में भी हेल्प मिली, बट आप बता सकते हैं कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो लोग कुछ कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स डालते रहते हैं, सब अपने अपने प्रोफाइल से डालते रहते हैं, बिल्कुल। तो उनके ट्रांसक्रिप्ट्स को देख के डरिए मत कि पता नहीं क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि हर एक का अलग है, पता नहीं उनने क्या बोला इंटरव्यू में, हाँ उनका क्या प्रोफाइल था। हाँ तो एक, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये, मुझे लगा यार ये क्या पूछ रहे हैं। अच्छा तो हाँ, तो मैं कहूंगा कि आप अपना प्रोफाइल देखिए, अपना बैकग्राउंड देखिए, और इसके अलावा जैसे एक मॉक आपसे मैंने दिया था एग्जाम बी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 3-4 मॉक्स दे दीजिए जो हो सके तो, उससे क्या एक कन्वर्जेशन बिल्ड करने का एक वो आएगा। और प्रिपरेशन के लिए वही आरबीआई फंक्शंस एंड वर्किंग बुक और कुछ रीसेंट स्पीचेस पढ़ लीजिए जो उसमें आती हैं। तो जैसे मुझसे पूछा गया था कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, तो मैंने बताया कि आरबीआई स्पीच पढ़ी है मैंने, तो अगला क्वेश्चन तुरंत आ गया कि टेल मी द की हाइलाइट्स ऑफ द स्पीच। इस तरीके से कि भाई की हाइलाइट्स, उसके बाद में जब आप की हाइलाइट्स भी बोलें, तो मैंने लास्ट में जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड बोला, तो अगला क्वेश्चन आ गया कि आर यू अवेयर कि इन रिसेंट टाइम्स व्हाट, मतलब क्या न्यूज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। तो बेसिकली वो चंदा कोचर केस की तरफ रिलेट करना चाह रहे थे। सो यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट आर यू सेइंग, एंड तो और नॉर्मल चिट चैट होता है, कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अच्छा होगा। इनिशियली जैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में थोड़ा सा, मेरा पहले इंटरव्यू था शायद इस तरीके का, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, और इसमें थोड़ा सा मतलब मैंने बता दिया ठीक ठीक, बट हल्का नर्वसनेस था। बट एक क्वेश्चन का जब आंसर दिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, तो वो नर्वसनेस चली गई, और उसके बाद धीरे धीरे काफी अच्छा हुआ। कुछ क्वेश्चन में मुझे बने भी नहीं, जैसे एक क्वेश्चन था ई कॉमर्स के नए नॉर्म्स क्या हैं, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो सिंपली मैंने बोल दिया कि सर आई एम नॉट अवेयर। पर वहां पे ऐसा डरने का या इस हाँ तरह के ये एक कोई बहुत वो नहीं, इंटरेस्टिंग नॉर्मल एस्पेक्ट है कि नॉर्मल कॉन्वर्जेशन नॉर्मल, होता है, यस और बहुत अच्छे से आपसे वो बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है डरने की बात, बट आप कॉन्फिडेंट रहिए बस। you have gone through this journey of preparation हम्म, for UPSC and you have been selected in RBI as हाँ PSC officer। तो हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, वो भी अपने 2-3 एग्जाम की एक साथ तैयारी कर रहे होते हैं, आई थिंक दैट्स ए गुड हाँ स्ट्रेटजी। क्योंकि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि किस तरीके से उन्हें अपना करियर प्लान करना चाहिए? हाँ, मैंने मतलब काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो मैं तो यही कहूंगा कि इनिशियली हमें लगता है कि नॉलेज इम्पोर्टेंट है, बट मोटिवेशन किसी तरह यदि बनाए रखें तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो काफी सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं, और जो सेलेक्ट होते हैं और जो नहीं सेलेक्ट होते बहुत डिफरेंस नहीं रहता, बट एक एक एज रहती है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, और वो कर जाने की स्पिरिट, मतलब जो नॉलेज के थोड़ा सा ऊपर रहता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप कर जाओगे, तो वो वाला चीज रखना जरूरी है। वो मोटिवेशन से ही आएगा, एंथुसियास्टिक रहिए, और कुछ भी हो जस्ट कीप गोइंग, और तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा।
आपने हाँ कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कर ली है जी कि जो जी हमारी इंटरनल एनर्जी है, जो हमारा जी एंथुसियाज्म है, वो ही एग्जैक्टली हमारा आउटपुट लेके आता है। इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन मेरे लिए पर्सनली, मैं अपना बताऊं तो करेक्ट, करेक्ट। किसी भी चीज को करने के लिए। यस। प्रखर, हमारी ओर से, आई एग्जाम बी की ओर से और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका थैंक भविष्य यू, बहुत उज्जवल हो और करियर में और भी बड़े काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर